हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को। और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करते हैं बिहार एस्टेट का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है। साथ ही साथ ये सिलेबस आपको झारखंड सहायक आचार्य के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे कि 2023 में जो बिहार एस्टेट एग्जाम हुआ था 13 सितंबर को, उसमें सोशियोलॉजी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग को एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। और अगर आप लोग को प्रीवियस वीडियो देखना है तो उसमें मैंने बीपीएससी 2.0 का भी सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन मैं डाल दी हूँ। आप लोग उसे भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनको सोशियोलॉजी की नोट्स की नीड है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका प्रोसेस ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 13 सितंबर को हुआ था। और पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है अगर डाउन आपके फ़ोन पे आता है, क्योंकि मैंने यहाँ से तो अच्छे प्रकार से ही इसको किया है, लेकिन अगर डाउन आता है तो आप लोग अपना फ़ोन का क्वालिटी भी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि वो प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें जो राइट आंसर है वो बिहार एस्टेट का जो ऑफिशियली आंसर की दिया था उसी के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवीक्षाधीन विवाह। क्या हो जाएगा? परिवीक्षाधीन विवाह। और इस प्रकार का जो विवाह होता है जिसमें कि जो लड़के लड़कियां होती हैं उनको आपस में घुलने मिलने को दिया जाता है, ये मेनली आप देखिएगा कि जो कुकी जनजाति है वहाँ देखने को मिलेगी। जो पूर्वोत्तर भारत की जो अधिकतर जनजातियां हैं उनमें मिलती हैं। और आधुनिक समाज की अगर बात की जाए तो अभी हमारा भी समाज ऐसा हो गया है कि जिसमें कि क्या होता है कि शादी के पहले जो लड़का लड़की है वो आपस में मिलते हैं, एक दो बार मीटिंग करते हैं। उनसे क्या होता है कि वो लोग अपने रिलेशन को अगर उनको आगे बढ़ाना है, उनका कैसा सोच मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ वो लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी राइट मिल्स एक समाजशास्त्री थे। तो कहाँ के समाजशास्त्री थे? देखिए मैंने पहले भी जो वीडियो क्लास अपलोड है उसमें भी बोला था कि हम लोग को समाजशास्त्री जो मेन जो समाजशास्त्री हैं उनका जन्म स्थान को हम लोग को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सी राइट मिल्स कहाँ के हो जाएंगे? अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। और अमेरिका के समाजशास्त्री होने के साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकन जो वहाँ के लोग थे उनके ऊपर वे अध्ययन किए थे। और अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने अपने पुस्तक की रचना की थी द पावर एलिट। इसमें उन्होंने 3 प्रकार के सामाजिक जो वहाँ का समाज था उसके बारे में बात की थी। उसके बाद फिर औद्योगिक सैन्य के बारे में भी वे वहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक फोकबेज किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो फोकबेज है ये किनके द्वारा लिखी गई है? समनर जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने जन रीति जन प्रथाएं इस सब के संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत परिवेश को व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसे अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो कौन से सिद्धांत की यहाँ पे बात की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या करता है, जो व्यक्ति है उनके परिवेश को, उनके जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनके संदर्भ में बात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है उसको क्या समझा जाता है। डेटा मतलब क्या बोल रहा है कि मूल स्थान से, तो मूल स्थान से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, उस स्थान पर जाना होगा, जाकर हम खुद प्राप्त कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। क्योंकि डेटा जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीय। तो जब मूल स्थान से प्राप्त किया जा रहा है तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है। मूल्यांकन करना यानी नंबरिंग कर रहा है, कोई चीज़ का जांच कर संख्यात्मक रूप में। तो आप जब तीनों ABC को पढ़िएगा तो वो तीनों ही संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्यों कि यहाँ पे लिखा है कि राम को 200 में से 45 अंक मिले, मोहन को अंग्रेजी में 38% मिले, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है। तो तीनों ही क्या है, संख्या के संदर्भ में बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा है। तो जब हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, ये चीज़ तो हम लोग भली बातें ही जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो अगस्त कॉम्ट ने 3 प्रकार के दृष्टिकोण का वे विकास करते हैं। कौन कौन सा वे विकास करते हैं, ठीक है। पहला हो गया उद्विकास, वो जो 3 प्रकार का दृष्टिकोण का विकास किए वो किस संदर्भ में किए हैं, तो उद्विकास के संदर्भ में, धर्म, तत्व और प्रत्यक्षवाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा, आपका सकारात्मक दर्शन हो जाएगा, और विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा है तो उसको सकारात्मक दर्शन बोला जा रहा है। सकारात्मक दर्शन का मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, ठीक है, जो पॉजिटिव जिसको सकारात्मक बोला जाए, जो प्रत्यक्षवाद बोला है। लेकिन यहाँ कभी जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जा रहा है तो वो सकारात्मक पॉजिटिव को उनके भाषा में बोला जा रहा है प्रत्यक्षवाद, लेकिन जब उसको हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है तो वो सकारात्मक हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक बार आप लोग इंग्लिश में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। रेखीय सिद्धांत मतलब होता है कि एक सीध में जो सिद्धांत हो रहा है, एक लाइन में। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पेरेटो है। तो पेरेटो को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने दिया था सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। तो पेरेटो जहाँ पे होगा वो तो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन जो बिहार स्टेट का जो ऑफिशियली की है उसमें उन्होंने आंसर पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स को सही माना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उनके स्थान पर ऑप्शन सी होना चाहिए था कि मार्क्स, अर्बन और कॉम्ट, लेकिन उन्होंने माना है तो उसे ही अब राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन है। तो यहाँ पर भी आंसर गलत दिया गया है। माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का भी है टॉपिक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आंसर बड़ा समूह को राइट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उन सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अगस्त कॉम्ट ने कौन कौन से चरण दिए थे। तो वे धार्मिक की बात करते हैं, आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं, तत्वों वाला जो चरण वो आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, प्रत्यक्षवाद मतलब हो गया सकारात्मक चरण की बात करते हैं, लेकिन वो काया पलट के संदर्भ में बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है। जो धर्मशास्त्रीय अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको काल्पनिक अवस्था भी बोला जाता है। क्योंकि देखिए धर्म जब हम मानते हैं तो हम लोग क्या करें, विष्णु भगवान का एक रूप को मान रहे हैं, तो हम क्या करें, कल्पना कर रहे हैं, एक रूप का कल्पना किए हैं, ठीक है। ये हाँ ये भगवान का रूप होना चाहिए, तो इसलिए इसको काल्पनिक अवस्था भी बोली जा सकती है। अगस्त कॉम्ट से देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगस्त कॉम्ट का सकारात्मक किस पर आधारित है। तो अगस्त कॉम्ट का जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव उन्होंने बात की है वो किस पे है, तो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। वास्तविक घटना होगा तभी तो वो सकारात्मक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना क्या है। तो सामाजिक संरचना को क्या होती है, समाज का संरचना, मान लीजिए समाज है उसका संरचना के बारे में। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये हो गया समाज, ठीक है, और इसका संरचना, तो ये क्या है, समाज है बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और वस्तुओं का समूह जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी जाकर ये किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी का
निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है। तो यह प्रतिरूपित प्रणाली है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि ये आपस में जुड़ा हुआ हो रहता है। ये व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का आकार लेता है। ये पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि हाँ इस प्रकार से ये व्यवस्थित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है। तो संरचनात्मक कार्य क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, संरचनात्मक कार्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि समाजशास्त्रीय समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो समाजशास्त्रीय समूह का वर्णन क्या किया गया है, लोगों का संग्रह बोला गया है। क्या बोला गया है, लोगों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अहिंसक अपराधों में शामिल है। ठीक है, तो अहिंसक अपराधों में क्या शामिल हो जाएगा, संपत्ति की चोरी करना, ये शामिल हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई चोर आकर अगर संपत्ति की चोरी चुपचाप कर लेता है, ठीक है, बिना कोई हिंसक अपना कोई क्रिया करे, तो अहिंसक अपराध के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वो चोरी करते हुए अगर वो पकड़ा जाता है, उसके साथ मारपीट होती है, तो फिर वो चोरी लूट कहला जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि चोरी क्या हो गया, अहिंसक चोरी हो गया। इसके पॉकेट मारी भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है, क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या क्या मेन लक्ष्य होता है। नियंत्रण मतलब हो गया कंट्रोल, तो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है। समाज की जो व्यवस्था है उसको कैसे हम कंट्रोल में करेंगे। नेक्स्ट है कि डैश अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका। तो क्या होता है, विश्लेषण मतलब होता है हम कोई कंक्लूजन निकाल रहे, कोई चीज़ देखे उसको हम फिर अपना आंसर दे रहे हैं। लेकिन जो परिपेक्ष है, परिपेक्ष का मतलब होता है कि कोई एक अवधारणा, एक सोच, तो कोई भी चीज़ को समझने का तरीका को क्या बोला जाता है, परिपेक्ष बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाए। तो कौन डिसीजन लेंगे, राष्ट्रपति ही लेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति में उनको शामिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, और अनुच्छेद 330, 331, 332 में अनुसूचित जाति जनजातियों के संदर्भ में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि जो नौकरी की महत्ता तय करता है। तो नौकरी की महत्ता कौन तय करता है, तो आपके पास जैसा डिग्री होगा, ठीक है, आपके पास क्या आवश्यक कौशल है, ठीक है, उसको ही होगा। तो अब क्या बोला जाएगा कि नौकरी के लिए आवश्यक होता है कौशल की डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है डेविस और मूर के किस पेपर में स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है। तो उन्होंने स्तरीकरण का जो सिद्धांत दिया था डेविस और मूर ने, उसमें स्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का जो उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है। तो वो क्या बोलते हैं कि समाज के अंतर्गत स्तरीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि समाज के अंतर्गत असमानताएं विद्यमान है। हाँ, इसके बारे में वो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक कौन है। तो सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हो जाएंगे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। तो क्या मुद्दों का समाधान करता है, तो ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का करता है, राजनीतिक लोकतंत्र का करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता करता है। इस अर्थात क्या हो जाएगा, इसके जितने भी ऑप्शन है वो सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था डैश पर आधारित है।
तो जाति व्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये धर्म पर आधारित है। और धर्म के अंतर्गत भी आप देखिएगा जो हिंदू धर्म है, जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्म है उनके अंतर्गत आपको जाति व्यवस्था बहुत अधिक देखने को मिलेगी। जहाँ पे देखिएगा कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे, भारत को गुलाम बनाए थे, तो कोई भी अंग्रेज था तो उसका जो जातिगत विशेषता बस यही था कि हाँ वो अंग्रेज है, ठीक है, कोई विशेष कोई उनका जाति स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी जाति प्रजातियां देखने को हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि डैश एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ जो विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है। मतलब महिला जो है वो उच्च वर्ण की है, महिला जो है वो उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर रही है तो उसको बोला जाता है अनुलोम विवाह, यानी हाइपरगेमी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए अनुलोमा वो कर दिया, अनुलोमा प्रतिलोमा ऐसा कुछ नहीं होता है, अनुलोम और प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरगेमी, ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। फिर जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जाति शब्द की उत्पत्ति जो है वो कास्टा से हुई है। और कास्टा क्या है, तो ये एक पुर्तगाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक समूह है, क्या समूह है, तो जाति जो है ये एक अंतर्विवाही समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द किस संस्कृति शब्द से बना है, तो जाति जो है ये जना जो संस्कृत शब्द है उससे बना है, ठीक है, जना। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजों के जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तो रिश्तेदारी में उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एवंकुलेट, जिसमें मामा को क्या होता है वो गार्जियन होता है, एवंकुलेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह में पत्नी अपने पति को ध्यान रखते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपने शादी से मुक्ति पा सकती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको खुला बोला जाता है, खुला तलाक का एक रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने परिभाषित किया कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे का पका भोजन करते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये कथन किनके द्वारा दिया गया है, तो ये इरावती कर्वे जी के द्वारा दिया गया है। देखिएगा इतना बड़ा जहाँ भी परिभाषा आपको देखने को मिलेगा तो समझिए कि इरावती कर्वे का है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है स्वभाव से रिश्तेदारी है कैसी होती है, तो कुछ मामलों में विशिष्ट होती है और कुछ मामलों में हमें अन्य रूप भी इसके देखने को मिलते हैं रिश्तेदारी के। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि जब विवाह के बाद पति अपने पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो क्या बोल रहा है विवाह के बाद जो पति है अपनी पत्नी के निवास स्थान पर रहता है तो इस व्यवस्था को बोल रहा है यहाँ पे पितृस्थानीय निवास परिवार। तो ये आंसर की जो है ये थोड़ा डाउटफुल है लेकिन इसको बिहार स्टेट सही मान रहे हैं, तो देखा जाए इसमें क्या होता है नहीं होता है, उनको तो नंबर मिल ही गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह करती है तो उन सभी को अपने साथ रखती है तो वो क्या कहलाता है, तो वो बहुपतित्व कहलाएगा। जब विवाह का हम आपको टॉपिक पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि वो परिवार जिसमें पति पत्नी अपने संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदारें साथ रहते हैं तो क्यों क्या कहलाता है, तो वो वैवाहिक परिवार कहलाता है। यहाँ पे अगर रहता है कि पति पत्नी तथा उनके अविवाहित संतान रहते हैं तो वो एकाकी परिवार होता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि उसके अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, वैवाहिक परिवार हो जाएगा, ठीक है। भाषा को थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो वो क्या होता है, औपचारिक होता है। नौकरशाही मतलब हो गया जो कि ऑफिस में आप अगर इसकी मतलब लैंग्वेज को बुकिश लैंग्वेज में नहीं समझना चाहते हैं तो इसका इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो लोग ऑफिस में ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर है यानी कानून प्रथा ये सब जो मतलब कानून को मानने वाले हैं तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, औपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे। और देखिए मेरा हमेशा से ही कोशिश रहा है कि मैं आप लोगों तक इजी वे में इजी
शब्दों के माध्यम से समझा सकूं, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में इतना वास्ट है कि अगर उस बुकिश लैंग्वेज को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है, इसलिए मेरा आपको क्लास भी देखिएगा, मैं कम से कम टाइम लेके आप लोग को टॉपिक समझाने का कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औपचारिक संगठन में नियम क्या होता है? तो लिखित में दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई औपचारिक संगठन है, बोलते हैं ना कि आप अगर ब्लॉग जा रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में आपको बोलना है तो आप तो बोलते नहीं कि जब तक आप लिखित प्रमाण नहीं दीजिएगा तो हम कैसे मानेंगे, तो लिखित प्रमाण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। देखिएगा, स्वैच्छिक संगठन जो है ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का भी टॉपिक है, स्वैच्छिक संगठन। तो स्वैच्छिक संगठन को बोला जाता है एनजीओ। तो एनजीओ को प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीओ क्या होता है? तो ये एक ऐसा संगठन होता है जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। सरकार उसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं रखती है, लेकिन जो वो संगठन होता है वो जनता के, आम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करता है। वो सरकार को अपना काम करके हेल्प करता है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा उसको फंड भी दिया जाता है। और जो एनजीओ होता है उसका कोई मुख्य एक लक्ष्य होता है, अपना उद्देश्य का प्राप्ति तक वो काम करता है। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आम जनता को किस प्रकार से वो सुविधा प्रदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश सरकार की अन्य रूप से कहीं बेहतर है। तो जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र सरकार अन्य रूप से, लोकतंत्र मतलब क्या हुआ कि हम लोग चूज करते हैं कि हाँ हमारा नेता कौन बने, ठीक है। तो ये कोई भी एक रूप हो, कोई भी सरकार का जो चलाने का रूप से, उससे बहुत ही ज़्यादा ये बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? तो औपचारिक संगठन के मामले प्रबंधक नेता होते हैं और अनौपचारिक संगठन के मामले के प्रबंधक नेता को भी हो भी सकते हैं और नहीं द्वारा भी चुना जाता है, ठीक है। तो इसका केवल ऑप्शन ए इसको सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्रॉनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉनिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की विशेषता है? तो गरीबी रेखा के लोगों की नीचे की विशेषता क्या हो जाएगी? उपरोक्त सभी, यानी कर्ज का जाल, लिंग असमानता, खराब स्वास्थ्य, ऊपर के, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का क्या कारण होता है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का जो कारण होता है, मतलब विमुखीकरण जिसको बोला जा रहा है, ये सारा ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति की संस्था, वाणिज्यिक संबंधों का नकद कटजोड़, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक किनकी है? तो डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक किनकी हो जाएगी? एमाइल दुर्खैम जी की, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन का अपना सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ ये इनका शोध का भी विषय था। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये वैश्वीकरण का परिणाम है कि शिक्षा का क्या हो जा रहा है? निजीकरण हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? तो आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि इसका हमारा मात्रात्मक भी सुधार हो रहा है और गुणात्मक सुधार भी हमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में डैश को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना। तो क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है, ये किसको प्रतिस्थापित करती है? तो ये राज्य को प्रतिस्थापित करती है। ये इसको परिभाषा के रूप में भी हम लोग याद रख सकते हैं। और मैं एक बात आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि अगर इस क्लास के बीच में आप लोगों को कोई भी अगर बाहर की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि बाहर कोई काम हो रहा है जिसके कारण जो आवाज़ आ जा रही है। तो इसको थोड़े आप लोग मतलब बिना ध्यान दिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि व्यापकता, परस्पर निर्भरता, मात्राओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताए हैं? तो यह गुण किसके द्वारा बताया गया? बादाम जी के द्वारा। पता नहीं ये आंसर क्या है, ये आंसर भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? मतलब राज्य विहीन समाज का मतलब क्या हो गया कि वहां पे अराजकतावाद हमें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? अराजकतावाद। राज्य विहीन आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर का भी एक टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? उत्कृष्ट शासन की विशेषता नहीं है तो जवाबदेही तो रहता है, पारदर्शिता भी रहती है, कानून का शासन भी रहता है, लेकिन ये लाल फीता शाही का मतलब अपना मनमानापन चलाना, ये जो है ये कोई भी उत्कृष्ट शासन का एक गुण नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप ब्रेन भी लगाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ? अधिनायकवादी सरकार का उदय हमें देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? अगर आपातकाल हो जाता है तो संविधान का जो अनुच्छेद 352 है ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 352 आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है। तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन है हेनरी फ्योल जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, ये आपका सीडीपी का भी टॉपिक हो जाएगा। जब सीटेट का आप एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको बहुत बार समावेशी शिक्षा पढ़े होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद, ये जो ठीक है दर्शन वो मनुष्य सभी चीजों का माप है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं। तो सकारात्मक यथार्थवादी जो होते हैं ये वस्तुनिष्ठ मूल्य पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। तो विवेकानंद किसके संदर्भ में बात करते हैं? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है। तो शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र क्या हो जाएगा? व्यवहारिक दर्शन। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा रहा है कि भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन किया जाता है। भेदभाव समाज मतलब समाज के अंतर्गत भेदभाव है, असमानता है, स्तरीकरण मतलब क्या होता है कि लोगों को जो ऊपर नीचे उसको पोजीशन में रखना, तो ये किसका हो जाएगा? सामाजिक स्तरीकरण का। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक आपके हो जाएंगे गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए दुर्खिम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो अलौकिक शक्ति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली क्या कहलाती है? तो वो क्या आध्यात्मिक रूप से जब हम कोई चीज़ को विश्वास कर रहे हैं, कोई मूल्य को यानी वैल्यूज़ को हम ले रहे हैं, उसका फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे तुलसी में जल चढ़ाना, हम डेली जल चढ़ाते, ये हम प्रैक्टिस में अपना लागू की, तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो सभी धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। पवित्र की जो अवधारणा है ये किससे है? तो पवित्र हो गया अलौकिक शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? पवित्र। और अपवित्र हो जाएगा कि जो हमारे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के अंतर्गत आ जाएगा, वो हो जाएगा अपवित्र के अंतर्गत। धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को
धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में कौन रखते हैं? तो मेलिनोवस्की जी। कौन रखते हैं? मेलिनोवस्की जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो जादू, धर्म और विज्ञान में अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण है। क्या है? अज्ञात की ओर। जादू में भी हम अज्ञात चीज देख रहे हैं, धर्म में भी हम नहीं जानते हैं, और विज्ञान भी जो अज्ञात चीज है उसको ही हम खोज करने के लिए जाते थे। इसमें क्या हो जाएगा? अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह आर्गवन की है। धर्म यानी धर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे, परिभाषा से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो कौन बोले हैं? ओटावे। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? सकारात्मक की बात की जा रही है, तो शिक्षा जो है ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? ठीक है, तो जब हमारे शैक्षिक स्तर में बदलाव होता है तो ये सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है कि मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकते हैं। तो क्या केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समाज के अंतर्गत परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की प्रक्रिया, बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? जो अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषता विभेदीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समाज का हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचना को चुनौती देना और बदलना। ठीक है, भारतीय समाज कैसा समाज होता है स्वभाव से? तो बहुलवादी। यहाँ पे बहुत सारे आपको जाति, प्रजाति, धर्म, रीति रिवाज को मानने वाले लोग देखने को मिलेंगे, इसलिए कैसा हो जाएगा? बहुलवादी हो जाएगा। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर कितने वर्णों में बांटा गया है? तो पारंपरिक जो हिंदू समाज था उसके व्यवसाय के आधार पर इसको 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, क्वेश्चन कितना इजी है लेकिन वो आपको घुमाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, तो थोड़ा 1-2 बार उसको पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो क्या है? तो जब ब्रिटिश शासन हमारे देश के अंतर्गत आया यानी वो विदेशी था, तो उससे हम क्या सीखेंगे? तो उससे पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा रहा है कि कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करते हैं? तो मार्क्सवादी कृषि संबंध में अगर मार्क्सवादी विचार की बात आ जाए तो वो हो जाएगा आपका AR देसाई। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो मोक्ष की प्राप्ति करना। अंतिम लक्ष्य हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति करना। ये आपका जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में और जैन धर्म में। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी पावा में, 24वें तीर्थंकर महावीर का। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है कि पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो जाति व्यवस्था का कमजोर होना, तलाक की संख्या में वृद्धि, एकल परिवारों का आगमन, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सारे ही इसके ऑप्शन हो जाएंगे, सभी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान के भाग में अनुच्छेद 244 में अनुभाग 10 में अनुच्छेद 240 अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एकता, प्रशासन की विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। फिर नेक्स्ट है कि संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका जो राइट है वो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो बिहार में कितनी है? टोटल 32। और झारखंड में भी कितनी है? तो टोटल 32। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? तो वो हो जाएगा भील, सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
क्वेश्चन नंबर 90 पूछा जा रहा है कि भारत में कितनी जनजातियां हैं। तो भारत में टोटल जनजातियों की बात की जाए तो कितनी है, 645 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो 32। व्यक्तियों का वो संग्रह जो एक ही का जब प्रजातियों के एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक ही साथ रहते हैं तो उसको जनसंख्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है कि उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषता और मापदंडों का अध्ययन को परिभाषित करता है। तो उसको जनसंख्या की बोला जाता है। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक किनके द्वारा किया गया है। तो जनसंख्या के बाद जहाँ पे भी आएगा वो आपका टी माल्थस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि वह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है उसको इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNPFA के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है। तो कितना हो जाएगा, 15 से 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। तो 17.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, तो उत्प्रवास से ये कारक नहीं हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 के कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 तक परिवार के नियोजन सेवाओं का सार्वभौमिक पहुंच, ये इसका हो जाएगा। और ये तो टोटल आपका जो सोशियोलॉजी का 100 क्वेश्चन था वो था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग के अंतर्गत भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, तो मैं उसको वीडियो को अपलोड करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।